औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के सेटअप का आगाज़ करते हैं। इससे पहले हमने लोड बैलेंसर सर्वर्स को कॉन्फ़िगर किया था और अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे वेब की सर्विस को स्टार्ट किया था। उसको स्टार्ट करने की एक ख़ास वजह थी, वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊँ। हम दोबारा lvs.cf की फ़ाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंड की एक क्यूरी सेंड करेगा हमारा लोड बैलेंसर हर वेब सर्वर्स पे, ताकि उसको पता चले कि सर्वर चल रहा है या नहीं। ये क्यूरी अगर आप गौर करें तो ये HTTP से रिलेटेड है और एक्सपेक्ट भी उसने HTTP लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब वो क्यूरी को सेंड करेगा तो उसको वापसी में अगर HTTP की ये एक एक्सपेक्टेशन जो उसने लिखी हुई है ये मिलेगी, तो इसका मतलब होगा कि सर्वर अप है और हमारा सर्वर उस IPv6 टेबल के अंदर उसको ऐड कर लेगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेब सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता जाऊँ, जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो अगर आपको याद हो हमने एक फ्लोटिंग IP बनाया था अपने लोड बैलेंसर के ऊपर, तो इनफैक्ट सारी रिक्वेस्ट उसी पे आएंगी। हमारे सेटअप के अंदर फ्लोटिंग IP था 10.0.0.3 और सारी जितनी भी हमारे पास क्यूरीज आएंगी या रिक्वेस्ट आएंगी वेब की, सारी उस पे आएंगी और उसी के ज़रिए तमाम वेब सर्वर्स पे वो रिक्वेस्ट जाएंगी। तो उसके लिए हमें या तो IP टेबल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि रिक्वेस्ट आए और वेब सर्वर बजाय इसके कि उसको लोड बैलेंसर पे वापस भेजे, बल्कि इसको वापस वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास भेजे। या तो हमें वहाँ पे IP टेबल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या फिर हम RTables-GF इसके पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद इंशाल्लाह आगे इसका सेटअप लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम yum की कमांड से RTables को इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा पैकेज की इंस्टॉलेशन में। यहाँ पे मैं RTables का थोड़ा सा बिहेवियर आपको बताता जाऊँ। RTable बेसिकली करता क्या है कि वर्चुअल IP की जो एंट्रीज़ हैं वो हर रियल सर्वर के अगेंस्ट ऐड करता है और रियल सर्वर्स के ऊपर, यहाँ में मैं आपको ये पढ़ के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे RTables-A इनपुट की चेन के अंदर ये कह रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है, वर्चुअल IP, उसके अगेंस्ट ड्रॉप करो। यानी वर्चुअल IP के अगेंस्ट ये ARP की रिक्वेस्ट को रिप्लाई ना करे और आउटपुट पे क्या करे, आउटपुट पे जो वर्चुअल IP है उसके अगेंस्ट मैंगल करे IP आपके लोड बैलेंसर का जो उस वक्त एक्टिव हो, चाहे वो आपका लोड बैलेंसर 1 है चाहे वो आपका लोड बैलेंसर 2 है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो रिक्वेस्ट आए वो नेक्स्ट टाइम भी लोड बैलेंसर के साइड से ही आएँ और ये डायरेक्टली उसको रिप्लाई ना करें। और उसके अलावा एक और बात ये है कि ऐसा ना हो कि आपके एक ही रियल सर्वर पे रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएं, बल्कि आपके मल्टीपल रियल सर्वर्स या वेब सर्वर्स होंगे और उन सारों पे रिक्वेस्ट आए। इसके अलावा एक और हम काम करेंगे, यहाँ पे इसके टेबल्स मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। पहले हम देख लें हमारे पैकेजेस कहाँ तक पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, एक दफ़ा हमें यहाँ पे येस करना पड़ेगा। येस करते हैं ताकि RTables-JF का ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए। और यहाँ पे हमने RTables के रूल्स लिखे हुए हैं बेसिकली, वो भी ऐड करते हैं। और उसके अलावा हमें एक और काम करना पड़ेगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस काम का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है, हमने एक लूप बैक एड्रेस सेट करना है, इंटरफेस क्रिएट करना है और उसको वर्चुअल IP जो हमारा वेब सर्वर का बेसिकली जिस पे वेब सर्विस दी जा रही है, सर्विस IP, वो हमने ऐड करना है लूप बैक के, ताकि हर रियल सर्वर को उसके पास जो 10.0.0.3 की रिक्वेस्ट आए तो वो उसको अपने लिए समझे। और जैसा कि आपको पता होगा यकीनन कि लूप बैक का एड्रेस बाहर से कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो जितनी देर में वो पैकेज इंस्टॉल हो रहा है RTables, हम ये भी काम कर लेते हैं साथ।
इसको करते हैं कॉपी। जी मेरे ख्याल से हाँ जी ये भी इंस्टॉल हो गया है। और बिफ़ोर डूइंग दैट हम यहाँ पे अपना लूप बैक एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, लूप बैक इंटरफेस सॉरी। और ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर लिखी हुई है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे, पेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसका आईपी एड्रेस हमने 10.0.0.3 दिया हुआ है, लेकिन नेट मास्क क्या है 255.255.255 ताकि ये बाहर से कम्युनिकेट ना कर सके। और नेटवर्क क्या है 10.0.0.0.0। और इसी तरह ब्रॉडकास्ट इसका देख लें, ऑन बूट्स येस है और नेम इसका है लूप बैक। और यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे इफ़ अप LO, जी ये कैप्स में है, इफ़ अप LO:0। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इसका एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि ये जब भी आपका सिस्टम अप होगा तो ये ऑटोमेटिकली अप नहीं होगा। तो हम सिंपल ये काम करते हैं, यही कमांड इफ़ अप LO:0 और इसको हम यहाँ पे ETC के अंदर rc.local की एक फ़ाइल है उसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा ये फ़ाइल किस काम आती है, जो सर्विस हम किसी तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते रन टाइम पे या स्टार्टिंग पे, तो उसके लिए हम rc.local की फ़ाइल के अंदर वो डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इंटरफेस अवेलेबल है, इसका IP और सब कुछ। इस फाइल को हम सेम फाइल को यहाँ से हम SCP करते हैं अपने दूसरे वेब सर्वर पे www.2 पे कॉलन, जितने भी आपके वेब सर्वर्स इस नेटवर्क पे अवेलेबल होंगे जो आपके एज अ लोड बैलेंस या जिन पे लोड बैलेंस किया जाएगा काम करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ये काम करना है। और यहाँ पे भी हम सिंपल ये कमांड रन करते हैं इफ़ अप LO:0 और यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग करके इसको हम चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास इंटरफेस आ गया। और एक दफ़ा इको की कमांड से हम इफ़ अप LO:0 करके हमारी ETC के अंदर rc.local की फ़ाइल के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। और एक दफ़ा उस फाइल को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं लोकल। जी हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट काम जो हमने यहाँ पे करना है, हमने यहाँ पे एक इंटरफेस तो क्रिएट कर लिया जो कि इस सिस्टम की गाइडेंस के लिए सिस्टम को पता चले कि मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो किस लिए आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम फर्स्ट रूल डालेंगे कि इस एंट्री के अगेंस्ट कोई भी ARP की रिक्वेस्ट को इसने इन पे नहीं लेना बल्कि इसको ड्रॉप करना है। पहले मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हम करते हैं पेस्ट। ये हमने एक एंट्री कर दी। इसी तरह हम अपनी दूसरी एंट्री इसके अंदर डालते हैं। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आपको यकीनन याद होगा कि ये हमारा 10.0.0.1 हमारा जो फर्स्ट हमारे पास लोड बैलेंसर है, ये बेसिकली उसका IP है। यहाँ पे ये करते हैं और इसी तरह यहाँ पे 2 का IP भी हम हमारे पास कर लेते हैं। और etc init.d ARP tables और इसको हम करते हैं सेव कर दिया। और एक दफ़ा ARP tables -l की कमांड से चेक कर लेते हैं कि हमारी ये रिक्वेस्ट, जी बिल्कुल आपके सामने, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने ये क्या लिखा था। और इसी तरह LB1 और LB2 की हमारे पास एंट्रीज़ आ गई हैं। और सेम यही काम हम अपने दूसरे सर्वर के ऊपर भी करते हैं। यहाँ से ये कमांड कॉपी करते हैं, मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट कर दी हमने।
और अगेन वो दूसरी एंट्री हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट और दूसरे वेब सर्वर पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं और इसी तरह etc यानी .r tables-jf सेव और r tables -l की कमांड से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे करनी है जो मैं आपको बताना भूल गया, हमने R टेबल की जो सर्विस है इसको हमने चेक कॉन्फ़िग से ऑन भी करना है ताकि नेक्स्ट बूट पे ये हमारे पास अवेलेबल हो। जैसा कि हमने इंटरफेस को नेक्स्ट बूट पे अवेलेबल करने के लिए rc.local की फ़ाइल में डाला था, ये सर्विस हम यहाँ से इसको हम सेव करेंगे, हो जाएगा। और अब अगर हम यहाँ पे एक दफ़ा कोशिश करते हैं अपने वेब सर्वर को टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 30 पे हमारा ये वेब सर्वर था और 40 पे अगर आपको याद हो तो ये सर्वर था। और अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे टेस्ट करें सर्विस। अगर आप गौर करें तो बिल्कुल जी हमारे पास हमारी ये सर्विस अवेलेबल है और आपका एक सर्वर आता है आपके सामने, फिर दूसरा, और इसकी और वेरिफिकेशन करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए हम अपने लोड बैलेंसर पे जाएंगे LB1 पे और यहाँ पे हम एक कमांड देते हैं IPVSADM LCN IPVSADM-LCN। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये रिक्वेस्ट जहाँ से आ रही है, ये 30-40 ये आपस में रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डेस्टिनेशन ये है। और इसको हम दोबारा एक दफ़ा अपना ब्राउज़र खोल के उसमें चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा लोड बैलेंसर इस वक्त परफेक्ट काम कर रहा है। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने राउंड रॉबिन RR की क्यूरी यहाँ पे लगाई थी कि सीक्वेंशियल क्यूरी हो, दोनों को बार बार वो आंसर करे। जी बिल्कुल जी, अगर आप गौर करें। और अगर आप और देखना चाह रहे हैं इसको तो हम वॉच की कमांड से इस फाइल को, इसको IPVSADM-LCN को चला लेते हैं और यहाँ से इसको हम साथ व्यू भी करते रहते हैं। ये रिक्वेस्ट हमने दोनों पे रिक्वेस्ट की, ये बार बार एक मशीन आ रही है और दूसरी मशीन आ रही है। और एक दफ़ा दोबारा आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि 30 पे हमारे पास ये सर्वर अवेलेबल है और 40 पे हमारे पास ये सर्वर अवेलेबल है। और अगर हम 3 पे इनको चेक करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक DRBD के साथ डेटाबेस सर्वर क्रिएट करेंगे और वहाँ से डेटाबेस लेंगे और फिर एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि डेटाबेस इनेबल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे।